सकता हूँ? और क्या मैं अपनी उस क्षमता को जगाकर एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जिसे कोई तकलीफ, कोई हालात, कोई दर्द तोड़ न सके? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल उठा है तो यकीन मानिए, आज की ये किताब आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी किताब बन सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक बैटल मैनुअल है जो आपको आपके ही भीतर छुपे उस सोल्जर से मिलवाती है जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। इस किताब का नाम है कैंट हर्ट मी और इसके लेखक हैं दुनिया के सबसे टफ इंसानों में से एक, डेविड गॉगिंस। अब आप सोच रहे होंगे कि डेविड गॉगिंस हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? तो सुनिए, हिंदुस्तानी होना सिर्फ एक नेशनैलिटी नहीं, एक सोच है, एक एटीट्यूड है, एक ऐसी आग है जो कहती है चाहे हालात जितने भी मुश्किल हो, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। डेविड गॉगिंस का शरीर भले ही अमेरिका में जन्मा हो, लेकिन उनकी सोल में वो जज्बा है जो भगत सिंह की कुर्बानी, झांसी की रानी का साहस और मिल्खा सिंह की दौड़ में बसता है। उन्होंने अपने बचपन में गरीबी देखी, घरेलू हिंसा सही, रंग भेद झेला और फिर भी एक ऐसा इंसान बनकर उभरे जिसने नेवी सील, आर्मी रेंजर और अल्ट्रा मैराथन रनर जैसी पहचाने अपनी हिम्मत से हासिल की। जब उन्होंने कहा, The only person who was going to turn my life around was me. The only way I could do that was to put myself through hell. तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रहे थे, वो हर उस इंसान की बात कर रहे थे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है पर बहानों के बोझ से दबा हुआ है। कैंट हर्ट मी में कुल 11 चैप्टर्स हैं। कोई ऑफिशियल पार्ट्स नहीं है, लेकिन हर चैप्टर अपने आप में एक युद्ध भूमि है। हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दिया गया है जिसे अगर आप हॉनेस्टली अप्लाई करें तो आपकी सोच, आपकी बॉडी और आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि थोड़ा बाद में देख लेंगे, तो साफ कह रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे माइंडसेट की सर्जरी है। और अगर तुमने इसे पूरा सुना तो शायद तुम वो इंसान बन जाओ जिसे कभी कोई चीज हर्ट कर ही नहीं सकती। मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं स्किल फैल्कन, वो प्लेटफॉर्म जो आपको सिर्फ किताबों से नहीं, उनकी सोच से जोड़ता है। यहाँ हम सिर्फ समरीज नहीं बनाते, हम आपके अंदर वो आग भरते हैं जो एक्शन लेने के लिए जरूरी है। हमारी समरीज थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि हम शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करते। हमें मालूम है कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ हेडलाइन से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी डेप्थ में उतरना पड़ेगा। इसलिए हम हर कॉन्सेप्ट को इमोशन और लॉजिक के साथ खोलते हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, समझें, महसूस करें और अपने अंदर उतार लें। और हाँ, हम हर मंडे और सैटरडे सुबह 10 बजे आपके लिए एक नई, दमदार और डिटेल्ड बुक समरी लेकर आते हैं ताकि आपका हफ्ता भी पावरफुल शुरू हो और वीकेंड भी ग्रोथ से भरा हो। तो अगर आप तैयार हैं खुद को जानने, तोड़ने और फिर से बनाने के लिए, तो आइए मेरे साथ डेविड गॉगिंस की इस फौलादी सोच की यात्रा पर। क्योंकि याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक हर्ट करती रहेगी जब तक तुम खुद को हर्ट होने देना बंद नहीं करते। वेलकम टू स्किल फैल्कन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। पार्ट 1, द अनफॉरगिविंग चाइल्डहुड, निर्मम बचपन। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। मैं तो बस एक आंकड़ा बन सकता था। डेविड गॉगिंस का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदरूनी हालात बेहद भयावह थे। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिंस एक सफल व्यवसायी थे जो बाहर लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन घर के अंदर उनका असली रूप सामने आता था। वे अपने बच्चों और पत्नी के साथ अत्यंत क्रूरता से पेश आते थे। डेविड और उनके भाई को रात रात भर अपने पिता के व्यवसाय में काम करना पड़ता था और अगर वे उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। यह शारीरिक और मानसिक शोषण उनके बचपन का हिस्सा बन गया था। डेविड की मां जैकी एक दयालु और सहनशील महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बार अपने पति के अत्याचारों को सहा। जब डेविड 8 वर्ष के थे तब उनकी मां ने अपने पति से तलाक ले लिया और बच्चों को लेकर एक नए शहर चली गई। यह निर्णय डेविड के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया, लेकिन उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। नए शहर में डेविड को नस्ल भेद, गरीबी और शिक्षा में पिछड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे पढ़ाई में कमजोर थे और अक्सर स्कूल में सो जाते थे क्योंकि रात भर काम करने के कारण उन्हें नींद नहीं मिलती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे परीक्षा में नकल करते थे क्योंकि उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता था। यह सब उनके आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। The only person who was going to turn my life around was me. मेरी जिंदगी को बदलने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं खुद था। डेविड ने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उन्हें खुद ही पहल करनी होगी। उन्होंने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया।
उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदलने का निर्णय लिया। वास्तविक जीवन उदाहरण। भारत में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब थक जाओ तब मत रुको, जब पूरा हो जाए तब रुको। डेविड गॉगिंस की यह सोच हमें सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अंतिम वास्तविक जीवन उदाहरण। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया। चुनौती। अपने जीवन में उन सभी कठिनाइयों, असफलताओं और दर्दनाक अनुभवों की एक सूची बनाएं जो आपको लगता है कि आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। इन अनुभवों को विस्तार से लिखें और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। यह सूची आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगी जो आपको यह याद दिलाएगी कि आपने कितनी दूर का सफर तय किया है और आगे कितना और करना है। चैप्टर 2। ट्रूथ हर्ट्स। सच्चाई चुभती है। You are in danger of living a life so comfortable and soft that you will die without ever realizing your true potential. तुम एक ऐसे आरामदायक और नरम जिंदगी जीने के खतरे में हो कि तुम बिना कभी अपनी असली क्षमता जाने ही मर जाओगे। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में हमें सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी चीज सिखाते हैं। सच्चाई का सामना करना। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वे बहाने बनाते हैं, हालातों को दोष देते हैं या फिर अपनी विफलताओं को छुपा देते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं कि जब तक तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तब तक बदलाव की शुरुआत ही नहीं होगी। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को आईने की तरह देखा। उन्होंने अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरी, अपनी झूठी कहानियों को पहचाना और स्वीकार किया। उन्हें यह मानने में बहुत समय लगा कि वे शारीरिक रूप से मोटे थे, मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्होंने अपने जीवन का बहुत हिस्सा बहानों में बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से सीधा सवाल पूछा, What if I could be great? यानी क्या हो अगर मैं महान बन सकता हूँ। You have to own your truth. तुम्हें अपनी सच्चाई को अपनाना होगा। डेविड बताते हैं कि उन्हें सच्चाई का सामना करने के बाद जो सबसे बड़ा हथियार मिला वो था अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जिम्मेदारी वाला आईना। हर दिन वे शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से सच बोलते थे। उन्होंने अपने शीशे पर नोट्स चिपका दिए जिनमें लिखा होता था कि उन्हें क्या करना है। वजन कम करना, पढ़ाई में मेहनत करना और नेवी सील बनने के लिए खुद को तैयार करना। यह प्रक्रिया उन्हें खुद से जुड़ने, अपने डर को पहचानने और सुधार लाने में मदद करती थी। वास्तविक जीवन उदाहरण। अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण इस बात का जीता जागता प्रमाण है। एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी होने के बावजूद एक ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर कट गए, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने खुद को चुनौती दी और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला बनी। उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को जाना और उससे लड़कर खुद को नए सिरे से बनाया। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमें जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदार होना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं वास्तव में अपना बेस्ट दे रहा हूँ या सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो फिर जिंदगी बदलने का समय आ गया है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि नेवी सील की तैयारी के लिए उन्हें फिजिकल फिटनेस की जरूरत थी, लेकिन वे 135 किलो वजनी थे। उन्हें 100 से ज्यादा पाउंड वजन कम करना था और ये सब उन्हें सिर्फ 3 महीने में करना था। कोई दूसरा होता तो हार मान लेता, लेकिन डेविड ने अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने दिन में कई बार वर्कआउट किया, अपने खान पान पर नियंत्रण रखा और दिन रात खुद को ट्रेन किया। टेल योरसेल्फ द ट्रूथ, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। खुद से सच बोलो, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अंतिम वास्तविक जीवन उदाहरण। अमिताभ बच्चन का जीवन भी इसका एक उदाहरण है। जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और खुद को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने अपने अंदर झांका, खुद की गलतियों को देखा और तभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्लेटफॉर्म से उन्होंने वापसी की। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपनी सच्चाई से टकराना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग उससे भागते हैं। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि अगर हमें असली सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और खुद से सवाल पूछना होगा। चैलेंज।
आज ही अपने कमरे में एक शीशा चुनो, उसे अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ। उसके सामने खड़े होकर खुद से 3 बातें लिखो, एक अपनी कमजोरी, एक अपना डर और एक वो चीज जिसमें तुम बेस्ट बनना चाहते हो। इन तीनों को रोज पढ़ो और खुद को रिमाइंड करो कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। फेस द ट्रूथ और डाई विद रिग्रेट्स। सच्चाई का सामना करो, वरना पछतावे के साथ मर जाओ। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। असंभव कार्य। यू आर स्टॉपिंग यू आर गिविंग अप इंस्टेड ऑफ गेटिंग हार्ड। तुम खुद को ही रोक रहे हो, तुम कठिन बनने की बजाय हार मान रहे हो। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि उसे पाने की सोच ही डराने लगे? क्या आपने कभी अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेला है और फिर भी खुद से कहा है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ? यही है द इम्पॉसिबल टास्क, यानी असंभव कार्य, और यही है इस अध्याय की आत्मा। डेविड गॉगिंस का जीवन ऐसे ही असंभव कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें हर चुनौती एक नई परत खोलती है मनुष्य की असली क्षमता की। इस अध्याय में हम डेविड की नेवी सील्स की हेल वीक के बारे में पढ़ते हैं। ये सप्ताह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं था, ये युद्ध था। ठंड, थकान, दर्द और असहायता से भरा युद्ध। हर रात एक परीक्षा थी और हर सुबह एक नया सवाल, क्या मैं आज भी टिक पाऊंगा? लेकिन डेविड जानते थे कि ये सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं थी, ये मन की सच्ची परीक्षा थी। हेल वीक में नींद न के बराबर मिलती थी। दिन के 20 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग, समुद्र की बर्फीली लहरों में बार बार डुबोया जाना, बालू में रेंगना, भारी लॉक्स उठाना और दौड़ना। लेकिन सबसे बड़ी यातना थी मन की, जब हर सेल कह रहा होता है बस अब और नहीं। इसी जगह से असली गॉगिंस बाहर आता है। उन्होंने सीखा कि असली ताकत शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जब कोई और नहीं बचता, तब आत्मा लड़ती है। उनके पैरों में फ्रैक्चर था, दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को हथियार बना लिया। वे हर दिन खुद से कहते, आई विल फाइंड स्ट्रेंथ इन पेन। हर बार जब कोई इंस्ट्रक्टर कहता, क्विट नाउ, वो जोर से चिल्लाते, आई एम स्टिल हियर। उनके लिए ये अभ्यास नहीं था। पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, one that leads to both peak performance and beautiful silence. दर्द मन में एक गुप्त दरवाजा खोलता है जो तुम्हें उच्चतम प्रदर्शन और शांत सुंदरता दोनों की ओर ले जाता है। डेविड इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि जब शरीर जवाब दे देता है तो आत्मा को आगे आना पड़ता है। उन्होंने उस बिंदु को छुआ जहां आम लोग हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने वहीं से अपनी शुरुआत की। उनके लिए हर चोट एक कहानी थी, हर घाव एक सबक। मिलिंद सोमर, भारत के सुपर मॉडल और अल्ट्रा मैराथन धावक, जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन बिना किसी पेशेवर ट्रेनिंग के पूरा किया। आयरन मैन में 3 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर साइकिलिंग, और ये सब एक ही दिन में करना होता है। उनके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, बस आत्मानुशासन और खुद पर यकीन था। उन्होंने खुद से ही अपने असंभव कार्य की शुरुआत की और उसे पूरा कर दिखाया। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गवर्नर होता है, एक सीमित सोच वाला हिस्सा जो कहता है कि अब बस करो, तुम और नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस गवर्नर को बंद कर देते हैं, तब हमें असली शक्ति का एहसास होता है। यही गवर्नर हमें हमारी सीमा के केवल 40% तक ही काम करने देता है। जब हम इस सीमा को तोड़ते हैं, तभी हम खुद को असली रूप में देखते हैं। You will never learn from people who always agree with you. You need to be pushed, challenged and tested beyond your perceived limits. तुम उनसे कभी नहीं सीखोगे जो हमेशा तुमसे सहमत रहते हैं। तुम्हें धक्का दिया जाना चाहिए, चुनौती दी जानी चाहिए और तुम्हारी कल्पित सीमाओं से परे परखा जाना चाहिए। डेविड इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि नेवी सील बनने के पहले उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया, उनके वजन के कारण, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के कारण। लेकिन उन्होंने खुद को बदला, अपना वजन घटाया, खुद को नए सिरे से बनाया। ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन वो असंभव नहीं था। जब शरीर थकता था, वे अपनी कुकी जार से प्रेरणा निकालते थे। उनके जीवन की पुरानी सफलताएं, छोटे छोटे विजय के पल, वो खुद से कहते, तुमने इससे पहले भी असंभव को मुमकिन किया है। कल्पना चावला, जिन्होंने अपने छोटे से शहर करनाल से उठकर नासा की अंतरिक्ष यात्री बनने तक का सफर तय किया। एक लड़की जिसने कई बार इम्पॉसिबल शब्द सुना, लेकिन हर बार खुद से कहा, मैं उड़ूंगी। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से एक असंभव कार्य को संभव किया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कोई सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे मेहनत और जुनून से पाया ना जा सके। इस अध्याय से सीख। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें ये सिखाते हैं कि असंभव कुछ नहीं होता, बस मन को तैयार करना होता है। जब शरीर जवाब दे, तब आत्मा से काम लो। जब डर हावी हो, तब अपने भीतर की आग को महसूस करो।
असंभव कार्य वही होता है जो तुम खुद से नहीं करोगे, लेकिन जब तुम उसे करने का फैसला करते हो तो वही असंभव कार्य तुम्हें नया जन्म देता है। चैलेंज इस सप्ताह, खुद को एक असंभव कार्य दो, वो जो तुम्हारे मन में बार बार डर बनकर आता है, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठना, 1 हफ्ते तक मोबाइल न चलाना, हर दिन 1 घंटा खुद पर काम करना, या फिर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सीधे लड़ना। और जब तुम्हारा मन कहे बस अब और नहीं, तब जोर से बोलो I'm still here. Only when you are broken do you realize how strong you truly are. केवल जब तुम टूटते हो तभी समझ पाते हो कि तुम असल में कितने मजबूत हो। Chapter 4 Taking Souls अध्याय 4 आत्मा छीन लेना। When you're driven, whatever is in front of you will get destroyed. जब तुम जुनून से भरे होते हो तो जो भी तुम्हारे सामने होता है वो नष्ट हो जाता है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का यह चरण उस लड़ाई की मिसाल है जहां एक इंसान न सिर्फ परिस्थितियों से बल्कि दूसरों की उम्मीदों और सीमाओं से भी टकराता है। इस अध्याय में टेकिंग सोल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल बाहरी जीत नहीं बल्कि मानसिक विजय की बात करता है। जब डेविड ने नेवी सील्स ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल हिस्से हेल वीक को पार किया, तब उसने ये महसूस किया कि वो दूसरों को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से भी हरा सकता है। यही है आत्मा छीनना, जब तुम्हारी उपस्थिति ही सामने वाले की आत्मा को हिला दे। डेविड बताता है कि कैसे उसने हेल वीक के दौरान अपने ट्रेनर्स और टीममेट्स की सोच बदल दी। वो लोग जो डेविड को कमजोर मानते थे अब उसकी दृढ़ता से डरने लगे। ये डर डेविड की असली जीत थी। उसने बताया कि जब वो चोट खाकर भी मुस्कुरा रहा था तब उसके दुश्मनों की आत्मा कांप रही थी। उसका दर्द उसका हथियार बन चुका था। उसने दर्द को दिखाकर नहीं बल्कि छुपाकर आत्मा छीनी। भारतीय सुपर मॉडल और अल्ट्रा मैराथन रनर मिलिंद सोमन को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे वो आयरनमैन चैलेंज की तैयारी कर रहे थे जहां हजारों प्रतिभागी हार मान लेते हैं। मिलिंद ने कहा कि लोग तुम्हें एक उम्र के बाद रुकने को कहेंगे, लेकिन अगर तुम बिना शिकायत मुस्कान के साथ दौड़ते रहो तो उनकी सोच बदल जाती है। तुम उनकी आत्मा छीन लेते हो। यही है मेंटल डोमिनेशन। डेविड ये भी बताता है कि टेकिंग सोल सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं है, ये अपने दोस्तों और साथियों को भी इंस्पायर करने का तरीका है। जब वो सब थक कर बैठने वाले थे, डेविड और उसका दोस्त ब्रायन शावेल उठ खड़े हुए और तेजी से भागने लगे। बाकी टीम ने सोचा कि अगर ये आदमी इतना टूटकर भी दौड़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने हार के बीच से उम्मीद निकाली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस you'll ever have are the ones you'll have with yourself. सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वो होती है जो तुम अपने आप से करते हो। डेविड इस अध्याय में एक और चीज सिखाता है, हम दूसरों की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करें। जब तुम बिना गुस्से, बिना शिकायत, सिर्फ साइलेंस और एक्शन से जवाब देते हो तो सामने वाला अपनी कमजोरी खुद देखने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये माइंड की ट्रेनिंग है। अंत में एक और प्रेरणादायक उदाहरण लें, कल्पना चावला की कहानी। जब उन्होंने पहली बार नासा ज्वाइन किया तब बहुत से लोग उन्हें एक इंडियन लड़की कहकर कम आंकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शांत आत्मविश्वास, अनुशासन और एक्सीलेंस से सभी को हैरान कर दिया। उनकी मेहनत, उनकी स्थिरता ने न सिर्फ उन्हें महान बनाया बल्कि आलोचकों की आत्मा भी हिला दी। शो पीपल हु यू आर, नॉट बाय टेलिंग देम बट बाय बीइंग सो ग्रेट दे कैंट इग्नोर यू। लोगों को बताओ मत कि तुम कौन हो, बल्कि इतने महान बनो कि वो तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। इस अध्याय से सीख, दर्द को हथियार बनाओ, शिकायत मत बनाओ। जब सब तुम्हें कमजोर समझें तभी मुस्कुराकर दौड़ो। वही आत्मा छीनने का समय होता है। लोग तुम्हें हराने नहीं आते, वो तुम्हें परखने आते हैं, और जब तुम उनके परखने से ऊपर उठ जाते हो तब तुम उनकी आत्मा छीन लेते हो। कभी कभी दूसरों को इंस्पायर करना भी आत्मा छीनने जैसा ही होता है, जब तुम्हारे कर्म उनके थक चुके मन को जगा दें। अंत में एक चैलेंज, इस सप्ताह एक ऐसा टास्क लो जो तुम्हें डराता है, चाहे वो एक हार्ड वर्कआउट हो, एक मुश्किल प्रेजेंटेशन या कोई पर्सनल फियर। उसे बिना किसी शिकायत के करो, और जब कर लो तब खुद को शीशे में देखो और कहो, मैंने आत्मा नहीं खुद को जीत लिया। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड अध्याय 5 बुलेट प्रूफ मानसिकता। मेंटल टफनेस इज अ लाइफस्टाइल। मानसिक कठोरता कोई एक पल की बात नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, कि हालात इतने कठिन हैं कि कोई भी इंसान हार मान ले? तो जरा सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को इस कदर तैयार कर लो कि वो हर दर्द, हर ठोकर, हर अपमान को फ्यूल बना दे, तो क्या तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? डेविड गॉगिंस इस अध्याय में यही बताते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया है बुलेट प्रूफ मानसिकता।
डेविड का कहना है कि जब तक हम खुद को मानसिक तौर पर मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम कभी भी जिंदगी की सच्ची लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। बुलेट प्रूफ माइंड का मतलब है ऐसा दिमाग जो टूटता नहीं, जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देता है। वो बताता है कि ये माइंड सेट तब बनता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लगातार खुद को पुश करते हैं। डेविड ने अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों में ये माइंड तैयार किया, लेकिन फिर भी उठकर खड़ा हुआ तो वो ताकत उसके शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से आई। वो हर रोज शीशे में खुद से एक सवाल करता, क्या मैं आज खुद से सच्चा रहा? क्या मैंने आज वो किया जो एक कमजोर इंसान नहीं कर सकता? भारत के पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को याद करें। एक हादसे में ट्रेन से गिरकर उनका एक पैर कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये उनके शरीर की नहीं, उनकी मानसिक ताकत की जीत थी। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा हौसला अब भी जिंदा था। यही बुलेट प्रूफ माइंड की परिभाषा है। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। कष्ट ही जीवन की असली परीक्षा है। डेविड कहते हैं कि माइंड को कवच देना कोई जादू नहीं है। इसके 3 सिंपल पिलर्स हैं। पहला, रेडिकल ऑनेस्टी, खुद से झूठ मत बोलो। दूसरा, वॉलंटरी सफरिंग, खुद को मुश्किल में डालो ताकि तुम्हारा माइंड सीधा ना सही लेकिन मजबूत हो जाए। और तीसरा, रेपिटेशन, रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या हो और क्यों हो। विजुअलाइजेशन की बात करें तो डेविड हर कठिन काम को करने से पहले उसकी पीड़ा को विजुअलाइज करता था, ताकि जब वो वक्त आए तो उसका दिमाग डर की जगह स्वीकार कर सके। उसने एक बार कहा, मैं दर्द से नहीं डरता, मैं दर्द से दोस्ती कर चुका हूँ। अब एक और उदाहरण लेते हैं, भारतीय सेना के पूर्व मेजर डीपी सिंह का। कारगिल युद्ध में घायल होकर जब उनका एक पैर काटना पड़ा तो लोग सोचने लगे कि उनका जीवन खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैराथन्स में दौड़ लगाई और खुद को इंडियाज फर्स्ट ब्लेड रनर घोषित किया। उन्होंने कहा, शरीर हार जाए तो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं हारना चाहिए। बी मोर देन मोटिवेटेड, बी मोर देन ड्रिवन, become literally obsessed to the point where people think you're fucking nuts। सिर्फ मोटिवेटेड मत बनो, सिर्फ ड्रिवन मत बनो, इतना ऑब्सेस्ड बनो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। इस अध्याय से सीख, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें तोड़ ना पाए तो पहले खुद को बनाओ एक ऐसा इंसान जो दर्द को देखता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। बुलेट प्रूफ माइंड का मतलब है कि तुम अपने माइंड को वो बनाते हो जो गोली नहीं, घाव नहीं, डर भी नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ कठिन समय में काम नहीं आता, ये तुम्हें हर समय क्लैरिटी, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। एक चैलेंज, आज ही एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ। एक शीशे पर एक पेपर चिपकाओ जिसमें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी लिखी हो। हर सुबह उसे पढ़ो और खुद से एक सवाल करो, क्या मैं आज अपने डर से बड़ा बनूंगा? और दिन के अंत में उसका जवाब दो। यही तुम्हारा माइंड कवच बन जाएगा। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। ट्रॉफी की बात नहीं है। मोटिवेशन इज क्रैप। Motivation comes and goes. When you are driven, whatever is in front of you will get destroyed. Motivation बकवास है, motivation आता है जब तुम driven होते हो, तो जो भी तुम्हारे सामने होता है वो नष्ट हो जाता है। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन बेहद गहरी सोच से होती है। हम आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई हमें ताली बजा दे? क्या सिर्फ इसलिए कि हम सोशल मीडिया पर एक इंस्पायरिंग पोस्ट डाल सके या किसी स्टेज पर खड़े होकर मेडल थाम सके? डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर तुम्हारा मकसद केवल ट्रॉफी है तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, रुक जाओगे और गिर जाओगे, क्योंकि वो ट्रॉफी तुम्हें कभी भी उस दर्द से नहीं बचा सकती जो ग्रोथ के रास्ते में आता है। इस अध्याय में गॉगिंस ने अपनी एक मशहूर रेस बैडवाटर 135 का जिक्र किया है, जो डेथ वैली के रेगिस्तान से होकर निकलती है और लगभग 135 मील लंबी होती है। इस रेस में हिस्सा लेना अपने आप में एक उपलब्धि है और इसे पूरा करना मानो इंसानी हिम्मत की सीमाओं को तोड़ देना है। लेकिन गॉगिंस ने इस रेस में हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं लिया था कि वे किसी को कुछ दिखा सके या कोई ट्रॉफी जीत सके। वो वहाँ इसलिए थे क्योंकि उन्हें खुद से लड़ाई लड़नी थी। उन्हें खुद को ये साबित करना था कि वो उस बच्चा नहीं है जिसे एक बार पूरी क्लास ने कमजोर कहा था। वो उस अब्यूसिव बचपन का शिकार नहीं है, वो अब एक वॉरियर है। उनकी सोच सीधी थी, अगर मैं इस रेस में सरवाइव कर गया, अगर मैं अपने माइंड को इस टॉर्चर से निकाल ले गया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ कोई ट्रॉफी नहीं थी, कोई चकाचौंध नहीं, सिर्फ दर्द था, गर्मी थी और एक लंबा सफर जो हर पल कहता था रुक जाओ। लेकिन गॉगिंस ने उस रेस को पूरा किया। हर जलते हुए मील पर उन्होंने खुद से कहा, आई एम नॉट रनिंग फॉर अ मेडल, आई एम रनिंग फॉर माई सोल। When you fall down, focus on getting back up, not on who is watching. जब तुम गिरो तो ध्यान इस पर हो कि फिर से कैसे उठोगे, ना कि इस पर कि कौन देख रहा है।
यही सच्चाई है जिसे हम सबको समझना चाहिए। हम अपने पेन से दूर भागते हैं, इसलिए नहीं कि हम डरपोक हैं, बल्कि इसलिए कि हमें ये बताया गया है कि डिस्कम्फर्ट खराब है। पर गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट में ही ट्रांसफॉर्मेशन छिपा है। जब तुम किसी कारण के लिए तकलीफ सहते हो तो वो तकलीफ तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। शीतल महाजन भारत की पहली महिला जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के स्काई डाइविंग की। उन्होंने अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल से स्काई डाइव किया, ऐसे मौसम में जहां एक सेकंड की चूक जिंदगी ले सकती है। उनके पास ना कोई पदक था, ना पैसा, ना रिकॉग्निशन का लालच। उनका एक ही मकसद था, खुद को ये दिखाना कि मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने कर दिखाया। आज वे हजारों लड़कियों की इंस्पिरेशन है। डेविड इस अध्याय में इनविजिबल विंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी जीतें वो होती हैं जो कोई नहीं देखता। वो सुबह जब तुम अलार्म बजते ही उठे, वो रात जब तुमने अपना गुस्सा रोक लिया, वो दिन जब तुमने खुद को समझाया कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं, You don't need a crowd to validate your progress. You need only your own truth. तुम्हें अपनी प्रगति के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अपनी सच्चाई काफी है। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। दीपा मलिक। स्पाइनल ट्यूमर के कारण उन्हें चलने में असमर्थता हो गई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया। उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया। अपने सपनों को व्हीलचेयर पर बैठकर उड़ान दी। कोई ट्रॉफी उन्हें ड्राइव नहीं कर रही थी, वो तो अपने आप को ही हर दिन बेहतर बनाना चाहती थी। जब उन्होंने मेडल जीता तो उनका बयान था, ये मेरी विकलांगता की हार नहीं, मेरी जिद की जीत है। डेविड इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि कैसे हम कई बार दूसरों के अपलॉज के इंतजार में ही रुक जाते हैं। हम अपना काम नहीं करते जब तक कोई बोले वेल डन। लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम हर रोज खुद से लड़ाई जीत रहे हो तो अपलॉज तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तुम्हारे मिरर के सामने होना चाहिए, किसी स्टेज पर नहीं। वो कहते हैं, When you live for a trophy, you die without a legacy. जब तुम ट्रॉफी के लिए जीते हो तो एक विरासत के बिना मरते हो। इस बात में गहराई है। तुम एक ट्रॉफी जीत सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसकी जर्नी को ट्रूली फील नहीं किया, अगर तुमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पाया, तो वो ट्रॉफी एक शो पीस बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तुम बिना किसी रिवॉर्ड के भी अपना बेस्ट दे रहे हो, तो तुम एक लेगेसी बना रहे हो, खुद के लिए और दूसरों के लिए। अब एक और प्रैक्टिकल इंसाइट। गॉगिन्स बताते हैं कि उन्हें अक्सर वो लोग इंस्पायर करते हैं जो क्वाइटली अपने काम करते हैं, जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है, ना फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी वो रोज खुद को पुश करते हैं। रोज अपने फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। एक और जरूरी बात इस अध्याय में ये है कि जब हम ट्रॉफी के पीछे भागते हैं तो हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे ने क्या किया, किसे क्या मिला, लेकिन जब हम खुद के ग्रोथ के लिए दौड़ते हैं तो हम कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हैं, और वही असली फ्रीडम होती है। बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डन बट नेवर सेटिस्फाइड। जो किया उस पर गर्व करो, लेकिन कभी संतुष्ट मत हो। इस अध्याय से सीख। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ते, तब तक हम कभी भी अंदर से मजबूत नहीं बन सकते। ट्रॉफी सिर्फ एक सिंबल है, लेकिन हमारी असली जीत उस इंसान में है जिसे हम रोज सुबह मिरर में देखते हैं। जब तुम खुद को उस इंसान से बेहतर बनाते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और जब तुम हर दिन उस प्रोसेस को एम्ब्रेस करने लगते हो, बिना किसी तालियों के, तभी तुम एक ट्रू वॉरियर बनते हो। अंत में एक चैलेंज। आज से एक जर्नल शुरू करो जिसमें हर रात ये लिखो, मैंने आज क्या ऐसा किया जो सिर्फ मेरी ग्रोथ के लिए था। 7 दिन तक इसे करो और फिर खुद से पूछो, क्या मैं ट्रॉफी के लिए जी रहा हूँ या लेगेसी के लिए। मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखकर जवाब दो। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल वेपन। अध्याय 7 सबसे ताकतवर हथियार। द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव इज योर माइंड। सबसे ताकतवर हथियार जो तुम्हारे पास है वो है तुम्हारा मन। डेविड गॉगिन्स इस अध्याय में हमें उस मानसिक शक्ति से परिचित कराते हैं जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में निखारा। यह अध्याय सिर्फ मानसिक मजबूती की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। वो मन जो कभी हमारी कमजोरी था, वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है अगर हम उसे सही दिशा दें। गॉगिन्स का कहना है कि हम सब के अंदर एक गहरी लड़ाई चल रही होती है, एक हिस्सा जो आराम चाहता है और एक हिस्सा जो महानता चाहता है। जो लोग सफल होते हैं वो जानते हैं कि इस आंतरिक लड़ाई में जीतना कैसे है। उन्हें ये मालूम होता है कि डर, दर्द और असफलता को कैसे काबू में रखना है। वो लोग जो इस अध्याय की सच्चाई को समझते हैं, वो जानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई कभी भी बाहरी नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन के अंदर होती है। अध्याय की शुरुआत गॉगिन्स एक बेहद कठिन और अपमानजनक घटना से करते हैं
जहां उन्हें नेवी सील्स की हेल वीक के दौरान अत्यधिक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उस समय उन्होंने अपनी सीमा से परे जाकर खुद को उस दर्द और थकावट में भी धकेला जहां एक आम इंसान कब का हार मान चुका होता। लेकिन उन्होंने अपने मन से कहा, यू कैंट हर्ट मी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सोच को ढाल बना लिया। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनका मन तब भी लड़ रहा था। बीच में गॉगिन्स ये बताते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह खत्म हो गए हो तो समझो तुम अभी सिर्फ 40% ही खत्म हुए हो। वो कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है अब और नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब अपने असली सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन पहले ही हार मान लेता है। वो बताते हैं कि हमें अपने मन की रिकंडीशनिंग करनी होगी। उन्होंने खुद के लिए एक कुकी जार टेक्निक अपनाई। जब भी वो कमजोर महसूस करते, वो उन पुराने अनुभवों को याद करते जब उन्होंने अपने डर, दर्द और असफलता पर विजय पाई थी। यही यादें उन्हें आगे बढ़ने का साहस देती। यहाँ एक उदाहरण है जो गॉगिन्स के सिद्धांत को असल जिंदगी में दिखाता है। एक बार एक भारतीय पर्वतारोही नवनीत कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां उनके दोनों पैर लगभग जम चुके थे। उनकी टीम के कई लोग पीछे हट चुके थे, लेकिन नवनीत ने अपने मन को हथियार बनाया। उन्होंने हर उस पल को याद किया जब उन्होंने जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़ा था। उन यादों ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को छू लिया। उनका मन ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि हमारे दिमाग में गवर्नर होता है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए लिमिट लगाता है। ये गवर्नर ही वो आंतरिक रुकावट है जो हमें हमारे लक्ष्य से रोकता है। लेकिन अगर हम अपने गवर्नर को पहचान कर उसे कमजोर करना शुरू करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही उनके जीवन का सार है। अपने दिमाग की ताकत को समझो, उसकी सीमा को पहचानो और फिर उसे तोड़ दो। अध्याय के अंत में गॉगिन्स कहते हैं, योर माइंड इज योर वेपन, प्रैक्टिस यूजिंग इट। तुम्हारा मन तुम्हारा हथियार है, इसे चलाना सीखो। इस अध्याय का अंतिम उदाहरण है विवेकानंद नाम के एक युवा का, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान बार बार असफलता मिली। हर बार लोग उसे कहते थे कि अब नौकरी पकड़ ले, ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन उसने अपने भीतर के हथियार, अपने आत्मबल और मानसिक अनुशासन को काम में लिया। हर असफलता के बाद वो और ज्यादा अनुशासन में आ गया। 5वीं बार में उसने यूपीएससी टॉप कर दिखाया। उसके लिए कोई ट्रॉफी या ग्लैमर नहीं था, सिर्फ एक मिशन था, अपने मन की शक्ति से खुद को जीतना। इस अध्याय से सीख, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। हम जब खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और अपने डर से लड़ते हैं, तभी हम खुद को असली योद्धा बना पाते हैं। हमें अपने पुराने संघर्षों को याद रखना चाहिए ताकि वो हमें प्रेरणा देते रहें। कुकी जार सिर्फ यादें नहीं हैं, वो हमारे हथियार हैं जो सबसे कठिन वक्त में काम आते हैं। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही असली लीडर्स बनते हैं। हमारी ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस इनर वॉइस में होती है जो कहती है तू कर सकता है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। सबसे ताकतवर हथियार हमारा माइंडसेट होता है। हर इंसान के भीतर एक गवर्नर होता है जो उसे लिमिट करता है। उसे पहचानो और हटाओ। कुकी जार टेक्निक से प्रेरणा लो। अपने अतीत की जीतों को बार बार याद करो। जब लगे कि अब खत्म हो गए तो समझो अभी 40% बाकी हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और पेन को अपना गुरु बनाओ। चैलेंज, इस सप्ताह एक ऐसा कार्य चुनो जो तुमने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि डर लगता था। हर दिन उस काम के लिए 30 मिनट्स निकालो और अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। वो क्या बहाने बना रहा है, क्या डर दिखा रहा है। हर दिन अंत में एक लाइन लिखो, आज मैंने अपने डर से क्या सीखा। 7 दिनों तक ये करके देखो और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा माइंड अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। अध्याय 8, टैलेंट की जरूरत नहीं। हार्ड वर्क विल ऑलवेज बी टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब टैलेंट मेहनत नहीं करता तो मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है। डेविड गॉगिन्स का यह अध्याय उन सभी के लिए एक क्रांतिकारी संदेश है जो अपने जीवन की सीमाओं को केवल इस आधार पर निर्धारित कर लेते हैं कि उनमें नैसर्गिक टैलेंट नहीं है। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलताएं टैलेंट के सहारे नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय, कठोर अनुशासन और दिन रात की मेहनत से हासिल की है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाए तो वह बिना टैलेंट के भी कुछ ऐसा कर सकता है जो टैलेंटेड लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। गॉगिन्स बताते हैं कि किस तरह उन्होंने नेवी सील बनने की राह में हर वो बाधा पार की जो किसी के लिए भी नामुमकिन जैसी लगती।
वह कहते हैं कि वह कोई ओलंपिक एथलीट नहीं थे, ना ही किसी खास प्रतिभा के धनी थे। फिर भी उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति और अनुशासन को इतना मजबूत बना लिया कि वह शारीरिक और मानसिक थकान से ऊपर उठकर परफॉर्म कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार टैलेंट नहीं, बल्कि वो ग्राइंड था जिसे उन्होंने हर दिन अपनाया। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें बताते हैं कि कैसे आज की दुनिया में टैलेंट को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर सफल लोग मेहनत और आत्मानुशासन के दम पर ही आगे बढ़े हैं। वह उदाहरण देते हैं कि जब वह एयरफोर्स पैरारेस्क्यू का टेस्ट फेल कर गए थे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह नेवी सील बनने लायक है। लेकिन उन्होंने न हार मानी, न बहाना बनाया। उन्होंने बार बार फेल होकर भी दोबारा कोशिश की। उन्होंने घंटों भागा, सैकड़ों पुलअप्स लगाए और खुद को हर दिन चुनौती दी। You don't need to have a special gift, just a relentless mindset. तुम्हें किसी खास तोहफे की जरूरत नहीं, बस एक अडिग मानसिकता चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गॉगिंस हमें चेतावनी देते हैं कि टैलेंट के भरोसे बैठना आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि टैलेंट अगर मेहनत न करे तो वह कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। उन्होंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो टैलेंटेड थे, लेकिन आत्म अनुशासन की कमी की वजह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। अब आइए बात करते हैं एक रियल लाइफ उदाहरण की। अनिल वर्मा एक छोटे गांव से आने वाला लड़का जो कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था और CBSE बोर्ड में हमेशा फेल के करीब रहता था। लोग उसे मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन उसने गॉगिंस की किताब पढ़ने के बाद फैसला किया कि वह हर दिन सुबह 4 बजे उठेगा, दौड़ेगा, पढ़ेगा और खुद को हर दिन बेहतर बनाएगा। 2 साल बाद उसी लड़की ने कैट परीक्षा पास की और एक EM में एडमिशन लिया। ना टैलेंट, ना कोचिंग, सिर्फ डिसिप्लिन। डेविड इस अध्याय में बताते हैं कि उन्हें खुद के अंदर टैलेंट की कमी का एहसास था, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद को हर चीज के लिए ट्रेन किया। उनके शब्दों में वो सिर्फ एक बात पर यकीन करते हैं, खुद को रोज तोड़ो ताकि तुम एक नया और बेहतर इंसान बन सको। यह अध्याय सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह एक मिशन है। यह आपको बताता है कि अगर आप मेहनत से नफरत करते हो तो आप खुद से नफरत करते हो, क्योंकि हर वो चीज जो आपसे बेहतर बनने की मांग करती है वही आपको सफलता की तरफ ले जाती है। अब एक दूसरा उदाहरण, रचना मिश्रा, एक हाउसवाइफ जो सालों तक डिप्रेशन में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कुछ कर सकती है, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने गॉगिंस की वीडियो सुनी और फैसला किया कि वह एक फिटनेस कोच बनेंगी। उन्होंने हर दिन वर्कआउट किया, डाइट सीखी, इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस डाले और आज उनके पास 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ना कोई टैलेंट, ना जिम की फैसिलिटी, सिर्फ खुद को हर दिन पुश करने की हिम्मत। You don't rise to the level of your talent, you fall to the level of your training. तुम अपने टैलेंट के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपनी ट्रेनिंग के स्तर तक गिरते हो। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि टैलेंट जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिक शक्ति और अनुशासन जरूरी है। हर दिन खुद को पुश करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना और लगातार फेल होकर सीखते रहना ही असली ग्रोथ है। अगर आप सोचते हैं कि आप में कोई खास टैलेंट नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है अगर आप मेहनत करना सीख जाओ। चैलेंज, इस सप्ताह हर दिन सुबह 4 बजे उठिए, 30 मिनट का वर्कआउट कीजिए और रात में एक ऐसा काम कीजिए जो आप टालते रहे हैं, जैसे किताब पढ़ना, खुद से बात करना या डर का सामना करना। इस चैलेंज को 7 दिन लगातार पूरा कीजिए और देखिए आप में क्या बदलाव आता है। चैप्टर 9, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। असामान्यों में भी असामान्य, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। ये शब्द सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी उस कंप्लेसेंसी के खिलाफ जो तब आती है जब हम एवरेज से ऊपर उठ चुके होते हैं, जब आप अनकॉमन बन चुके होते हैं और फिर भी खुद को बेहतर बनाने की आग नहीं जलती, तब आप असल में रुक जाते हैं। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे वे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन लोगों के बीच भी स्टैंड आउट करते हैं जो पहले से ही एलीट है। The only person you are fighting is yourself and your stubbornness to quit. आपका असली मुकाबला सिर्फ आपसे और आपकी हार मानने की जिद से होता है। ये अध्याय उस माइंड फ्रेम के बारे में है जहां सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी खुद से लड़ाई जारी रहती है। गॉगिंस बताते हैं कि कैसे नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने अपनी कोशिशें रोकने का सोचा तक नहीं, क्योंकि उनके लिए मंजिल पाना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन एक नया चैलेंज देना जरूरी था। इस अध्याय में एक इंसिडेंट है जब वो आर्मी रेंजर स्कूल में थे, जहां पहले ही वो नेवी सील बन चुके थे। वहां उन्हें एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया गया और उन्हें
ये सब फिर से एंड्योर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे ईगो का सवाल नहीं बनाया। इंस्टेड उन्होंने खुद को वही रिगोरसली ट्रेन किया जैसे वो पहली बार ट्रेनिंग कर रहे हों। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान संदीप, जो पहले से ही एक सफल IAS ऑफिसर बन चुका है, लेकिन फिर भी वो हर साल नया कोर्स करता है, वीकेंड पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता है और खुद को हर दिन एक नई सीमा तक ले जाता है। उसके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोज नया चैलेंज देता है। वो अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन है। गॉगिन्स इस माइंडसेट को टेकिंग सोल्स के एक्सटेंशन की तरह बताते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच खुद को बेहतर साबित करते हैं जो खुद एलीट परफॉर्मर्स हैं, तब आप असली अनकॉमन बनते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस इवेंट्स के एलीट कॉम्पिटिटर्स के बीच भी खुद को अलग साबित किया। इस अध्याय में डिसिप्लिन, रेपिटेशन और डिस्कम्फर्ट की अहमियत को भी बेहद गहराई से समझाया गया है। वो कहते हैं यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर माइंड, मतलब अपनी मेंटल टफनेस को इस हद तक मजबूत करना कि कुछ भी आपको तोड़ न सके। ग्रेटनेस पुल्स मेडियोक्रिटी इनटू द मड, गेट आउट देयर एंड गेट आफ्टर इट। महानता औसतपन को कीचड़ में खींचती है। बाहर निकलो और उसे हासिल करो। ये बताता है कि ग्रेटनेस कंफर्टेबल नहीं होती, वो अनकंफर्टेबल होती है, और इसी डिस्कम्फर्ट में हम खुद को करते हैं। यहाँ एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रीना एक माउंटेन क्लाइंबर जो पहले ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, लेकिन उसने वहां रुकने की बजाय 7 समिट्स चैलेंज लिया, हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर चढ़ने का, और उसने ये चैलेंज कंप्लीट भी किया। वो असामान्य में भी असामान्य है। इस अध्याय के अंत में गॉगिन्स कहते हैं कि आपको खुद को रीडिफाइन करना होगा। हर बार जब आप सोचें कि आप कर चुके हैं, तभी से असली सफर शुरू होता है। देयर इज नो फिनिश लाइन, कोई अंत रेखा नहीं है। ये लाइन इस बात का प्रतीक है कि ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। जब आप रुकते हैं, आप गिरते हैं, और जो इंसान हमेशा चलता रहता है वो ही सच में जीता है। इस अध्याय से सीख, हर लेवल पर खुद को चैलेंज करते रहो। सिर्फ बेहतर मत बनो, सबसे बेहतर में भी सबसे अलग बनो। अपनी कंफर्ट जोन को हर दिन तोड़ो। जो एलीट है उनके बीच अपनी जगह बनाओ। ग्रेटनेस को एक डेस्टिनेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल बनाओ। स्किल फाल्कन चैलेंज, इस हफ्ते खुद के लिए एक ऐसा गोल तय करो जो तुम्हें डराता हो। ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे पिछले अचीवमेंट से भी बड़ा हो, और उसे कंप्लीट करने की डेडलाइन खुद तय करो। फिर हर दिन बिना फेल उस दिशा में काम करो। रिमेम्बर, कोई फिनिश लाइन नहीं है, तुम हर दिन खुद के साथ दौड़ रहे हो। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। अध्याय 10, असफलता की ताकत। फेलियर इज एन ऑप्शन, इट्स व्हाट यू डू विद इट दैट काउंट्स। असफलता एक विकल्प है, मायने ये रखता है कि आप उससे क्या करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत इसी अनमोल विचार से होती है, जो हमें ये समझाने के लिए काफी है कि असफलता कोई मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की कुंजी होती है। डेविड गॉगिन्स अपने जीवन की उन कहानियों को साझा करते हैं जहां उन्होंने बार बार हार का सामना किया, लेकिन हर हार ने उन्हें एक नई ताकत दी। गॉगिन्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने एयरफोर्स पैरारेस्क्यू प्रोग्राम से खुद को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि उन्हें सिकल सेल ट्रेट की वजह से इंटेंस डाइविंग ट्रेनिंग से हटना पड़ा। यह उनकी पहली बड़ी असफलता थी, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपने भीतर दबा नहीं लिया, बल्कि इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। मोस्ट पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग हैवंट इवन ट्राइड व्हाट यू फेल्ड एट। अक्सर वो लोग जो आपकी असफलता पर उंगलियां उठाते हैं, उन्होंने खुद उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं की होती। गॉगिन्स हमें ये सिखाते हैं कि असफलता पर शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने कोशिश की और गिरने के बाद फिर उठे। इस अध्याय में एक पावरफुल इंसिडेंट आता है जब गॉगिन्स ने बैड वाटर 135 रेस में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें बीच में ही सीवियर डिहाइड्रेशन और किडनी इश्यूज की वजह से रेस छोड़नी पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रिपरेशन अधूरी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय 1 साल बाद दोबारा रेस की और वो पूरी की, पहले से बेहतर समय के साथ। यही असफलता की ताकत है। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रोहित, जो आइड एंट्रेंस में पहले प्रयास में फेल हुआ, दोस्तों और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को 1 साल तक बंद कमरे में डिसिप्लिन के साथ तैयार किया, डिस्ट्रैक्शन छोड़े और दूसरे प्रयास में टॉप रैंक लाया। उसकी असफलता उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। गॉगिन्स हमें ये भी बताते हैं कि असफलता का सही इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने खुद के लिए एक फेलियर जर्नल रखा, जहां वो हर हार का विश्लेषण करते थे। कहां गलती हुई, क्यों हुई, और अगली बार कैसे नहीं होगी। वो कहते हैं फेलियर इजंट अ कर्स, इट्स अ कस्टमाइज्ड लेसन। असफलता कोई श्राप नहीं, बल्कि एक खास तौर पर आपके लिए बनाई गई सीख होती है।
इस अध्याय में हमें यह भी समझ में आता है कि फेल होना कैरेक्टर को शेप करता है। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आपका माइंड हार को एक्सेप्ट करना नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करना सीख जाता है। गॉगिंस कहते हैं, आई फेल सो ऑफन दैट फेलिंग बिकेम माई कंफर्ट जोन। मैं इतनी बार असफल हुआ कि असफल होना मेरी कंफर्ट जोन बन गया। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अनामिका, जो 3 बार स्टार्टअप शुरू करने के बाद असफल रही। हर बार इन्वेस्टर ने मना किया, हर बार मार्केट ने रिजेक्ट किया, लेकिन चौथी बार उसने अपने लर्निंग्स को एक प्लान में बदला और आज वो इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली वेल लेड कंपनी की फाउंडर है। अगर उसने उन 3 फेलियर्स को क्विट करने का कारण बना लिया होता तो वो आज जहां है वहां कभी न पहुंचती। गॉगिन्स इस अध्याय में ये साफ करते हैं कि एक इंसान की ग्रेटनेस उसके अचीवमेंट से नहीं बल्कि उसके बाउंस बैक करने की कैपेसिटी से मापी जाती है। जब आप फेल होते हो तो दुनिया आपको ऑब्जर्व करती है और वही मौका होता है शाइन करने का। यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। आप एक ऐसे आरामदायक और नर्म जिंदगी जीने के खतरे में हैं जहां आप मर जाएंगे बिना कभी अपनी असली क्षमता को पहचाने। ये शब्द हिला देने वाले हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि असफलता ही वो डिस्कम्फर्ट है जो हमें अपनी असली ताकत दिखाती है। इस अध्याय से सीख, असफलता से मत डरिए, उसे अपनाइए। हर हार एक गाइड है, एक सबक है जो आपको अगली बार के लिए तैयार करता है। अपनी गलतियों को रिकॉर्ड कीजिए, एनालाइज कीजिए और बार बार उस वीकनेस पर काम कीजिए जब तक वो आपकी ताकत न बन जाए। फेल होना आपकी लिमिट नहीं है, वो आपकी नई शुरुआत है। जो लोग बार बार हार के बाद उठते हैं वही लेजेंड्स बनते हैं। स्किल फाल्कन चैलेंज। इस हफ्ते अपने जीवन की एक असफलता को उठाइए, चाहे वो कोई एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई रिलेशनशिप। उसे एक पन्ने पर लिखिए, फिर उसके 5 कारण लिखिए कि आप क्यों असफल हुए। अब अगले 5 दिनों तक हर दिन उस कारण पर एक एक्शनेबल स्टेप लीजिए ताकि अगली बार जब वही सिचुएशन आए आप असफल नहीं बल्कि एम्पावर हो। ये मत भूलिए, असफलता आपको तोड़ने नहीं गढ़ने आई है। चैप्टर 11, व्हाट इफ। क्या हो अगर। व्हाट इफ यू कुड बी मोर देन व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स यू आर। क्या हो अगर आप वो बन सकें जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। डेविड गॉगिन्स का यह अध्याय एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो हमारे भीतर बहुत गहराई से गूंजता है। क्या हो अगर। यह सवाल केवल हमारी सोच को नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह अध्याय आत्ममंथन की एक यात्रा है जहां गॉगिन्स हमें उन सारी संभावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें हमने कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की। डेविड बताते हैं कि लोग अक्सर खुद को उनके वर्तमान अनुभवों और परिस्थितियों से परिभाषित करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को उस सोच से बाहर निकाला और अपने जीवन को एक कैनवस की तरह देखा जहां हर दिन एक नई रंगत, एक नया स्ट्रोक है। वह हमें दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा और खुद से यह सवाल पूछा कि अगर मैं और ज्यादा करूं तो क्या होगा। अध्याय के मध्य में डेविड एक घटना का जिक्र करते हैं जब वो नेवी सील बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने रेंजर स्कूल ज्वाइन की और फिर एयरफोर्स पैरारेस्क्यू के लिए क्वालिफाई किया। उनका मानना था कि अगर वो खुद को नई चुनौतियों में नहीं डालेंगे तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो सच में क्या कर सकते हैं। What if you are capable of 10 times more than you believe? क्या हो अगर आप अपनी सोच से 10 गुना ज्यादा कर सकते हो। यह कोट जीवन की उस वास्तविकता की ओर इशारा करता है जहां हम अपने डर, असफलताओं और सीमाओं के चलते खुद को रोक देते हैं। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि डर हमारे रास्ते का पत्थर नहीं, सीढ़ी हो सकता है। पहला उदाहरण एक भारतीय युवक प्रदीप मिश्रा की कहानी ले, जो एक छोटे गांव से था और जिसकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सब उसे कहते थे कि वह कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जा सकता, लेकिन प्रदीप ने हर दिन खुद से यह सवाल पूछा, क्या हो अगर मैं हार नहीं मानूं। उसने हर दिन अंग्रेजी सीखी, छोटे बड़े इंटरव्यू दिए और आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन इसी सवाल से शुरू हुआ, व्हाट इफ। डेविड बार बार इस अध्याय में कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग मौजूदा स्तर पर जीते हैं लेकिन संभावित स्तर पर नहीं, यानी हम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा हर दिन हमसे यह सवाल पूछती है, क्या हो अगर तुम और कर सकते हो। अध्याय के अंत में डेविड यह मानते हैं कि असफलता, दर्द और कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हम अपने डर के आगे झुकते रहे तो हम अपनी संभावनाओं से दूर होते जाते हैं। वो हमें एक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी सिखाते हैं। अपने जीवन के अंत को सोचिए जब आप बूढ़े हो चुके हो और आप खुद से पूछते हो, काश मैंने कोशिश की होती। क्या हो अगर मैं उस दिन डरता नहीं। दूसरा उदाहरण एक महिला रेणुका चौहान
जिन्होंने शादी के बाद 2 बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 35 साल की उम्र में IAS की तैयारी शुरू की। सबने मना किया, बोला अब नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हो अगर मैं कर दिखाऊं? और वह आज एक सीनियर अधिकारी है। ये उदाहरण इस अध्याय की आत्मा को दर्शाते हैं। What if this is not the end but just the beginning? क्या हो अगर ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो? डेविड इस अध्याय के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिंदगी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जीने के लिए केवल एक सवाल चाहिए। What if? इस अध्याय से सीख, अपने आप से हमेशा यह सवाल पूछो, क्या हो अगर हम अपनी क्षमता के केवल छोटे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं? असफलता, डर और आलोचना से मत घबराओ, वे सब ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी नहीं बल्कि पहला हो। अपने सपनों की ओर दौड़ो, भले ही वो कितने ही असंभव लगे। स्किल फाल्कन चैलेंज। इस हफ्ते अपने किसी एक डर या लिमिटेशन का सामना करो। वो काम करो जिसे तुम अब तक टालते आए हो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या हो अगर मैं कर लूं तो? यही सवाल तुम्हारे भीतर वो आग जगा सकता है जो जिंदगी बदल देगी। Can't hurt me, आत्मा को झकझोर देने वाली आखिरी सलामी। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर मैं हार मानना ही छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? इस किताब ने हमें यही सिखाया कि सीमाएं हमारे शरीर में नहीं होती, हमारे दिमाग में होती हैं। अगर आपको इस वीडियो ने झकझोरा हो, अगर इस किताब ने आपकी आंखों में आंसू या आग लाई हो, तो लाइक जरूर कीजिए। इस किताब की ताकत को शेयर कीजिए ताकि कोई और भाई बहन जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये रोशनी मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए स्किल फाल्कन को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, भारत के भविष्य की कहानी करते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए। द वॉर ऑफ आर्ट, मैन सर्च फॉर मीनिंग और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे किताबों की समरीज जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और हाँ, याद रहे, हर सोमवार और शनिवार सुबह 10 बजे मैं इमरान खान आपके लिए लेकर आता हूँ एक ऐसी किताब जो आपकी आत्मा को खूंखार बना दे, जो आपको आलस से आजादी और डर से विद्रोह करना सिखा दे। स्किल फाल्कन सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हर उस भारतीय का मंच है जो कहना चाहता है, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे रगों में हिंदुस्तान दौड़ता है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब की अगली लॉ के साथ। तब तक के लिए खुद को कम मत आंको, अपने दर्द को हथियार बनाओ और याद रखो, तुम एक आम भारतीय नहीं हो, तुम वो हो जो पूरे सिस्टम को झुका सकता है, अगर तुम चाहो तो। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद।